अच्छा, ये जून 2021 का पेपर है। हमारा वाला वेरिएंट है, वेरिएंट 2 पेपर 1। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, पैमेला एज अ सोल ट्रेडर। बेटा सोल ट्रेडर पढ़ते साथ ही आपके दिमाग में उसके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाने चाहिए। She started a successful photography business 30 years ago. She specializes in taking pictures of people and places for use in posters, calendars, and fashion magazines. It is a niche market. Particular group of people को target कर रही है, ठीक है। Pamela uses cost plus pricing as part of her marketing mix. Offering a high quality service is important to Pamela and her two employees. Define cost plus pricing. कुछ भी नहीं करना, बेसिक सी डेफिनेशन जो आपके पास नोट्स में लिखी हुई है वो डेफिनेशन आपने लिख देनी है, ठीक है। वो डेफिनेशन आपने करनी है और इसका फॉर्मूला बता देना, बस और कुछ भी नहीं करना। साइम, बेटा 2021 का पेपर कर रहे हैं आज। कौन सा पेपर सर? 2021 में जून, पेपर 12, पेपर 1 वेरिएंट 2। एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अपने पास पॉइंटर्स, अब आप लोग पॉइंटर्स नहीं बनाते हो। मेरे पास ये फाइल होती है, गलती हो जाती है तो मैं पॉइंटर्स नहीं बनाऊंगा। अच्छा, माइक बंद कर दे काइंडली साइम अपना। सर 2 मिनट सर। हाँ सही है आज। सर ये कौन से उसमें यूनिट 1 में ही है ना? यूनिट, हाँ पेपर 1 मेरा। अच्छा सही। सही है, ठीक है। अपना माइक बंद कर दो आप। चलो, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए था, डिफाइन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, बता दिया आपने। डिफाइन मार्केटिंग मिक्स बता दिया आपने, बेसिक डेफिनेशन। Outline two reasons why offering a high quality service might be important for Pamela's business. बेटा आप लोग पता है मिस्टेक क्या करते हो, आप लोग एडवांटेज लिख देते हो लेकिन आप लोग ये नहीं बताते कि उससे बिजनेस को क्या फायदा है। अब मैं कोई रीजन आपको दे रहा हूँ तो मैं ये बताऊंगा ना कि उससे आपको क्या फायदा होगा। मैं बोलता हूँ बाहर जाओ पढ़ने, यूनिवर्सिटी जाओ, तो मैं आपको बताऊंगा सर ना। तो बेटा लिंक करो बिजनेस से। सही कह रहा है शयान कि आपकी सेल्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दें बिजनेस के अंदर, एक एडवांटेज आ गया। बेटा माइक माइक बंद रखो, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। सर सर माइक, सर सही है। सर वो दोबारा पेज खोलिएगा एक दफा अपना। हाँ, 2021 ही है ना? कौन सा, मई जून? 2021 मई जून, मई जून। पेपर 12। हाँ, सही। दूसरा आप ये कह सकते हैं बेटा कि वो नीश मार्केट में ऑपरेट कर रही है तो अच्छी क्वालिटी देगी तो अपनी प्राइस को बढ़ा सकती है, क्योंकि नीश मार्केट है तो उसकी वजह से उसकी ब्रांड लॉयल्टी भी तो ज्यादा होगी ना। वो प्राइस को बढ़ा सकती है ताकि उसका रेवेन्यू बढ़ जाए, ये बात आप कह सकते हैं। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि यार जब हम लोग सर्विस अच्छी करेंगे तो हमारी कस्टमर कंप्लेंट्स कम आएंगी, कस्टमर कंप्लेंट कम आएंगी तो उससे बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ती है, ठीक है। ये बात आप कह सकते हैं उसको, सही है। तो ये चीजें बताने वाली है। एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस टू पैमिला ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर। अच्छा, आप लोग ना क्या करते हो कि एडवांटेज यहीं पे लिख देते हो, फिर वही चीज बात नीचे रिपीट कर देते हो, ऐसे नहीं होता। ऊपर सिर्फ एक एडवांटेज आएगा सिंगल सा। वो सिंगल सा एडवांटेज कैसे आएगा कि यार बेटा सोल ट्रेडर में कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगी, लॉस शेयर होगा, सोल ट्रेडर है। एडवांटेजेस क्या है, आप बोलेंगे कि यार फ्रीडम। फ्रीडम कैसे भाई, सारे डिसीजंस खुद लेगा, ओन बॉस, किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है, तो वो यार काम इंटरेस्टिंग रहेगा उसके लिए, उसको मजा आता रहेगा काम के अंदर। ये बातें बतानी है। उसके बाद आप कह सकते हैं, फ्रीडम वाली बात हो गई, कीप्स ऑल प्रॉफिट, कीप्स ऑल प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहेगा हमेशा और अच्छा काम करेगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि यार ये सेम प्रॉफिट को वापस से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करेगा, उसको ग्रो करवाएगा। ये सारी बातें बताने वाली हो, सही लिंक करना होता है। अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन है, पार्ट ई। Do you think operating in a niche market will help a small business have a better chance of success than operating in a mass market? Justify your answer. बेटा आपने पहले नीश मार्केट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कोई से भी दो दो, अगर दो दो नहीं बता पा रहे तो एक को ही तरीके से एक्सप्लेन कर देना, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज अच्छे से एक्सप्लेन करना।
इसी तरीके से मास मार्केट का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, बार बार केस से लिंक करना है, फोटोग्राफी से लिंक करो, नीश मार्केट से लिंक करो, सोल ट्रेडर से लिंक करो, ये सारी बातें बताई हुई है ना उसने, इससे लिंक करो। एंड में जो आपको ठीक लगे वो बता देना, यहाँ से आपका कंक्लूजन स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट की 2-3 लाइन आपके कंक्लूजन की होनी चाहिए। अच्छा, शुरू में ही नहीं लिख देना कि यार मेरे हिसाब से नीश मार्केट इज बेटर देन मास मार्केट, क्यों जी, ये फायदे, ये नुकसान, ये हरकत मत करना। पहले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आते हैं, उसके बाद कंक्लूजन आता है। नीश मार्केट में बेटा इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि उसने खुद बोला कि आप स्मॉल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हैं। हर नीश जो है वो रोलेक्स या फिर लैम्बोर्गिनी जैसी नहीं होती। आपका दर्जी है, वो भी तो नीश मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। डिफाइन, अच्छा पहले ये पढ़ लो। एनपीएक्स इज एन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस, ऑल ऑर्डर्स आर सेंट डायरेक्टली टू कस्टमर्स फ्रॉम इट्स वेयरहाउस, ठीक है। NPX employs 60 full-time workers. The operation manager is analyzing NPX's cash flow forecast and extracts shown in table 2.1. To improve productivity, the manager plans to introduce new technology that can select and pack all items for each order. This will make 35 workers redundant. बेटा इससे जरा एक चीज को ध्यान में लेके आना, 60 में से जब आप साला 35 वर्कर को निकाल दोगे तो ट्रेड यूनियन की हट नहीं जाएगी, ट्रेड यूनियन एंग्री हो जाएगी। अगर तो ट्रेड यूनियन है, लेकिन एक पॉइंट आपके जहन में आना चाहिए, अब है कि नहीं वो अल्लाह जानता है। द टेक्नोलॉजी विल कॉस्ट 40,000। द मैनेजर इज कंसिडरिंग यूजिंग आइदर इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर दिस टेक्नोलॉजी। ये आपको आपका कैश फ्लो गिवन है, सही है। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब बात सुनो, इसने बोला कि यार मुझे एक टेक्नोलॉजी लेके आनी है जो कि 40,000 रुपए की है, सही है, और मैं किस मंथ में ऑपरेट कर रहा हूँ ये बात इसने नहीं बताई हुई, सही है। आप अगर कैश फ्लो फोरकास्ट में से देखें, आप अगस्त और सितंबर दोनों में मशीनरी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 45 और 75, लेकिन जुलाई में आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्लोजिंग बैलेंस 40,000 से कम आ रहा है। डिफाइन ओपनिंग बैलेंस, नोट्स में डेफिनेशन है, बिल्कुल है। स्टेट 2 वेज अ बिजनेस कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। भाई आप लेबर की स्किल्स बढ़ा दो, आप टेक्नोलॉजी ले आओ, आप उसको मोटिवेट करो, आप ट्रेनिंग दे दो, मटेरियल की क्वालिटी बढ़ा दो, 50 चीजें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। आइडेंटिफाई 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इंटरनल फाइनेंस, 4 सोर्सेज ऑफ इंटरनल फाइनेंस अ बिजनेस माइट यूज। बेटा इंटरनल की बात कर रहा है, इंटरनल की, लोन वगैरह की बात नहीं कर रहा, होश में रहना जरा, जबरदस्त। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ओनर की अपनी सेविंग, ओनर का प्रॉफिट वही री इन्वेस्ट कर लो, यानी कि रिटेन प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा आप सेल कर दें किसी इन्वेंट्री को, आप सेल कर दें किसी फिक्स्ड एसेट को जो कि फजूल पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। आप ट्रेड रिसीवेबल को बोले कि यार मेरे पैसे वापस कर दें, तो ट्रेड रिसीवेबल से आप पैसे वापस मंगवा लो। ये सारी चीजें इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है। पार्टी explain two possible effects on NPX's cash flow forecast of introducing a new technology. शेयर, शेयर की बात, यार शेयर जो है ना मुझे इतना वो नहीं हो रहा, क्योंकि शेयर जो है वो तो आप खरीदता तो बाहर वाला बंदा ही है ना, उसको एक्सटर्नल सोर्स में गए कि नहीं। अच्छा, explain two possible effects of NPX's cash flow forecast of introducing the new technology। बेटा ये कैश फ्लो फोरकास्ट आपके पास गिवन है, तीनों महीनों में मैं सरप्लस में हूँ, लेकिन यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 45,000, यहाँ पे 75,000, ठीक है बढ़ता जा रहा है, अच्छा फायदेमंद है। टेक्नोलॉजी लेने से कैश फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले तो आपका कैश फ्लो गिरेगा, ठीक है, पैसा जाएगा ना आपके पास से, आउटफ्लो बढ़ेगा। अब उसको एक्सप्लेन करो, उसको एक्सप्लेन ऐसे करें कि आपकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपकी कॉस्ट 40,000 है, जो कि आप जून में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जून ही है ना, सॉरी जुलाई है, आप जुलाई में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। दूसरे महीनों में भी अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आपका कैश फ्लो गिरेगा, नुकसान में जा सकते हो आप, ठीक है, आपके कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव चले जाएंगे।
उसने आपसे अफेक्ट कहा है, उसने आपसे ये नहीं कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव अफेक्ट, अपनी तरफ से कोई भी ले सकता। अफेक्ट टू क्या है यार, आप खुद पढ़े यहाँ पे, उसने बोला कि 35 वर्कर को मैं फारिग कर दूंगा जब मशीन लेके आऊंगा। तो यार 35 वर्कर की जो वेजेस थी वो सेव होंगी। अब उसको एक्सप्लेन करो नीचे। 35 वर्करों की वेजेस सेव होंगी, ये मशीन जो है ये तो खाली इनिशियल कॉस्ट है ना 40,000 की, बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। हर महीना 35 वर्करों की पे करने से बेहतर है कि मैं एक मशीन ले लूँ। इनिशियल कॉस्ट एक बार पे करूंगा फिर फारिग, जान छूटेगी, हर महीने तो नहीं पे करना पड़ेगा ना। एक्सप्लेन करो इस तरीके से। Do you think it is better for a tertiary worker, tertiary sector business to use full-time employees rather than part-time employees? कुछ भी नहीं है यार, ये आपको बस फुल टाइम और पार्ट टाइम के एडवांटेजेस लिखना है जो आपके पास नोट्स में गिवन है। ठीक है, फुल टाइम और पार्ट टाइम के एडवांटेजेस लिखने हैं, उसको आपने केस से लिंक करना है। आप बता देना भाई फुल टाइम वाले के पास फेमिलियरिटी होती है, उसको पता होता है काम कैसे चलेगा, अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, और क्या कहते हैं, लंबा काम करता है, वो काफी टाइम से काम करता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक ही जगह पे काम कर रहा है, बोर हो सकता है। पार्ट टाइम में क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ज्यादा वर्कर को हायर कर सकता हूँ, ज्यादा दिमाग आएंगे, ज्यादा अपने पास क्या बोलते हैं मेथड्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन वो लॉयल नहीं होते, कभी भी भाग सकते हैं। परमानेंट फुल टाइम होता है जी, कभी भी भाग सकते हैं। कंक्लूजन में अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो बता देना। अगेन कंक्लूजन यहाँ से आएगा, इधर ही नहीं बता देना कि भाई मेरे हिसाब से ये बेहतर है। अच्छा, क्वेश्चन थ्री, जीएसटी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिमाग में आ जाने चाहिए सारे। इट प्रोड्यूसेस स्टील प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गेट्स एंड गैरेज डोर्स। जीएसटी हैज अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट चेन ऑफ कमांड, has many stakeholder groups including 600 employees. Managing director is considering introducing job rotation to improve employee motivation. He has also been analyzing some financial data and extracted shown table 3.1. आपके पास उसने पूरा जो है ना किताब खोल दिया कि इस कंपनी के कितने प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितने ब्रेक इवन यूनिट है, सब बताने हैं आपको। बेसिक डेफिनेशन, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन 2020। बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का चीज क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है प्रॉफिट। जितना भी आपके पास प्रॉफिट वाला एरिया है वो सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आप लोग ग्राफ खोल के देख लेना अगर नहीं याद आ रहा था। अब बात सुनो, हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं? ब्रेक इवन यूनिट्स अपने पास है 22,500, और हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 30,000। 30,000 माइनस 22,500, तो भाई हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स कितने आ गए? 7,500। बस ये करना है। अगर वो ये बोलता है कि डॉलर्स में निकाल दो, लो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट्स में आंसर आया, वो डॉलर के अंदर आंसर आ गया, खत्म बात। और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, लेकिन फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। फॉर्मूला की एक मार्क होता है भाई, पूरा पूरा बताना। आउटलाइन टू एडवांटेजेस टू जीएसटी ऑफ हैविंग शॉर्ट चेन ऑफ कमांड। यार ये तो पूरा बेसिक आपको एडवांटेजेस मैंने बताया। मैं मैसेज जल्दी पहुंच जाता है, बिल्कुल एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं, गलत नहीं होता है आपका मैसेज, तरीके से काम होता रहता है, कोई से भी कोई एक्सप्लेन करे। Explain one advantage and one disadvantage to GST of using job rotation to improve employee motivation. One advantage और one disadvantage. मोटिवेशन वाले चैप्टर में, या मेरे ख्याल में चैप्टर 7 या चैप्टर 8 है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला एडवांटेज क्या है? वर्कर जो है वो मोटिवेटेड रहेगा। क्यों जी? वो इसलिए मोटिवेटेड रहेगा कि, हाँ वो इसलिए मोटिवेटेड रहेगा क्योंकि काम में एक नया चीज़ आती है। बेटा जॉब रोटेशन ये होती है कि मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाता, लेकिन प्रिंसिपल ने आके बोला कि आदि इस अकाउंट्स के सर ना एक हफ्ते की छुट्टियों पे जा रहे हो, तुम जरा अकाउंट्स पढ़ा दो। ये होती है जॉब रोटेशन, मैंने काम बदल दिया। सही है। तो अब इससे क्या होता है भाई एडवांटेजेस? उससे एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपका जो पॉइंट है, सॉरी जो आपका काम है उसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, चैलेंजेस आते रहते हैं। बताओ खत्म करो। डिसएडवांटेजेस ये है, क्या पता मैं उतना अच्छा ना काम करूं जितना अकाउंट का सर पढ़ाता था, यानी कि मैं जाहिर है अकाउंट का सर तो नहीं, तो मैं उतना अच्छा ना पढ़ा पाऊँ जितना अच्छा वो पढ़ाते। समझे? तो ये डिसएडवांटेज है। एक्सप्लेन कर दो इसको, जिससे मिस्टेक्स पड़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, 50 मसले।
Do you think the shareholders are the most important stakeholder group to the success of a limited company? Justify your answer. बेटा आपने पहले स्टेक होल्डर्स के बारे में बताना है, क्या होता है शेयर होल्डर्स के बारे में, सॉरी शेयर होल्डर्स के बारे में 2-3 लाइनें बताओ यहाँ तक, फिर बताओ कि शेयर होल्डर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और शेयर होल्डर बदले में क्या मांगता है, शेयर होल्डर करता है क्या। याद है एक मैंने टेबल बनाया था स्टेक होल्डर एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो वाली चीज। पैसा इन्वेस्ट करता है, ग्रो करवाता है और शेयर मार्केट पे खेलता है, एम ऑफ बिजनेस को देखता है और रिसर्व मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिविडेंड मिले, शेयर प्राइस बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ये चीज। एंड में बोलना नो, शेयर होल्डर इज नॉट दी ओनली। अच्छा कुछ चीजें होती है जिसके अंदर ना लॉजिकल सोचा करो। अब मैंने ही आपसे कहा है कि आपका कंक्लूजन कभी भी गलत नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि जो उल्टा सीधा लिख के आ जाओ आप जस्टिफाई कराओ, इस तरह नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं जिनमें आपको देखना पड़ता है। अब जैसे स्टेक होल्डर्स है, सिर्फ शेयर होल्डर तो ग्रो नहीं करवाता ना बिजनेस को, कस्टमर है, कस्टमर खरीदेंगे नहीं, शेयर होल्डर क्या उखाड़ेंगे। मैनेजर है, मैनेजर अक्कामंद नहीं होगा तो शेयर होल्डर क्या उखाड़ लेगा भाई। डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो शेयर होल्डर क्या उखाड़ लेगा। तो आपको ये बोलना है कि देयर आर ऑलमोस्ट 9 to 10 स्टेक होल्डर्स अवेल, देयर आर 9 to 10 स्टेक होल्डर्स व्हेन अ बिजनेस ऑपरेट्स। फिर आप उसको बताएंगे कि यार हर स्टेक होल्डर के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर स्टेक होल्डर का अपनी चीजें होती हैं, तो हर स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बेटा उसने आपसे ये पूछा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स आपके पास एक बिजनेस में होते हैं, क्या शेयर होल्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सवाल था उसका। सुनो बेटा, उसने आपसे ये पूछा कि यार जितने भी आपके पास बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर्स है, याद है कस्टमर, मैनेजर, डायरेक्टर, ओनर, लेबर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर है ना जो बिजनेस से अफेक्ट होते हैं। बोला कि यार क्या शेयर होल्डर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो पहले आप शेयर होल्डर के बारे में बताओगे और शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव बताओगे जो आपके पास नोट्स में मैंने एक टेबल बना के दिया हुआ है। कंक्लूजन में बोलोगे आप नहीं, स्टेक होल्डर अकेला इंपॉर्टेंट नहीं होता, और भी बहुत सारे बिजनेस के अंदर स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि बिजनेस को ग्रो करवाते हैं। सिर्फ स्टेक होल्डर के अंदर वो पावर नहीं होती कि वो पूरे के पूरे बिजनेस को चांद पे ले जाए। समझे बात को, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। Rahul owns Rahul owns a small farm that grows oranges. His farm is based in countryside. Like all primary sector activities, farming creates external costs and external benefits. Rahul sells all 600 tons of his orange direct to a drinks manufacturer in country E, यानी कि ये एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कंट्री जेड में बनाता है, कंट्री ई में बेच रहा है। The government of country E plans to introduce either import tariffs or quotas. Rahul said this might help country's government achieve one of its economic objectives, but how will it affect companies that export to country E? यानी कि कंट्री ई में जो गवर्नमेंट है उसने टैरिफ लगा दी, ये टैरिफ यूनिट 6 का पार्ट है, मैंने यूनिट 6 अभी तक करवाया नहीं है। डिफाइन प्राइमरी सेक्टर, बेसिक डेफिनेशन जो नोट्स में है। आइडेंटिफाई टू इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर इंक्रीज करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। 5 मैंने आपको बता दी, कोई सी भी 2 लिख दो भाई। मेरिट गुड ज्यादा, डीमेरिट गुड कम, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ। Outline one external benefit and one external cost that Rahul's business activity might create. बेटा एक्सटर्नल बेनिफिट तो आपकी सीधी सीधी सी ये हो जाएगी कि यार जब राहुल काम कर रहा है फार्मिंग का तो वहां पर लोगों को जॉब्स देगा, तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट अपने पास आ जाएगा जिससे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू होगी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यार और भी जिस तरह ट्रीज हैं, क्योंकि फार्मिंग कर रहा है ना, ट्रीज से ऑक्सीजन फैलेगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आप ये बात भी उसको कह सकते हो भाई, एक्सटर्नल बेनिफिट। एक्सटर्नल कॉस्ट, इसमें तो बहुत साइंस ने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, मार्केट फेलियर, एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट, जीता है ये तो एक्सटर्नल कॉस्ट के अंदर है भाई, ऐसा है कि नहीं है। ये लड़का इकोनॉमिक्स में जीता है इसका। अब आए जरा, एक्सटर्नल बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, थर्ड पार्टी बेनिफिट जो आपको मिल रहा होता है।
एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है भाई? थर्ड पार्टी कॉस्ट, थर्ड पार्टी लॉस, जो आपकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि यार आप ट्रैक्टर चलाओगे तो उसकी वजह से आपको पोल्यूशन फैलेगा, पोल्यूशन फैलेगा तो नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, 50 चीजें जो आपके पास, नेचुरल डिजास्टर, सॉरी, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज जो हो रही है, वो सारी चीजें आप कह सकते हैं इसके अंदर, डिस्टर्बेंस कह सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस टू राहुल्स बिजनेस ऑफ सेलिंग डायरेक्ट टू मैन्युफैक्चरर। ये बेटा आप लोग याद करो, यूनिट 3 का पार्ट है, मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद, उसमें शायद शायद मेरे ख्याल में ये प्लेस वाला चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। जी साइम। सी का एक्सटर्नल कॉस्ट, हाँ बेटा इसके अंदर ऐसा है कि जब आप ट्रैक्टर चलाओगे या आप मशीन यूज करोगे फार्म के ऊपर, तो उससे पोल्यूशन फैलेगा ना। और आप जमीन पे जब काम कर रहे हो तो आप जमीन को यूज कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो रिसोर्सेज भी तो खराब होंगी ना। ये वाली बात है इसके अंदर। यानी कि थर्ड पार्टी, हर बंदे को, अलग बंदे को किस तरह नुकसान हो रहा है, जिस बंदे का फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है उसको कैसे नुकसान हो रहा है, इससे एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। ये यूनिट 6 का पार्ट है, ये मैंने अभी तक नहीं करवाया, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत डिटेल में, तो आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की तो नॉलेज होगी कि क्या होता है। समझ आ गया? बताएं भाई, समझ आया कि नहीं, मैं आगे बढ़ूं? बेटा माइक खोलो अपना। जी सर। मार्केट फेलियर आपको पता है जी सर। क्या होता है? सर वो मतलब मार्केट फेलियर से होता है जैसे कि मतलब किसी वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है, जैसे मार्केट क्या कहते हैं यार। मार्केट फेलियर का मतलब होता है मार्केट फेल हो रही है, क्या बात? अरे सर आप बता दें सर। मार्केट बेटा, मार्केट फेलियर का मतलब होता है कि डीमेरिट आप ज्यादा होना। रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे, और आपकी वजह से किसी दूसरे बंदे को या तो नुकसान हो रहा है या तो फायदा हो रहा है। सही है। एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है ना, उसका मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ एक रूम में बैठे हो और मैं सिगरेट जला के बैठ जाऊं, क्या आपने पे किया मेरी सिगरेट के लिए? नहीं सर। लेकिन आपको पैसिव स्मोकिंग होगी, मेरी वजह से आपको धुआं आएगा। मतलब हाँ वो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि उससे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या होंगे। मार्केट जो अगर आप अपना बिजनेस खोलते हैं तो उससे क्या एडवांटेजेस होंगे और उससे क्या डिसएडवांटेजेस हाँ होंगे, वही ये ना। वाला ना। नहीं नहीं, एडवांटेज वही। डिसएडवांटेज नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है फार्मिंग करने का एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है। मतलब सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, सोसाइटी को क्या नुकसान है। हाँ मतलब वही ना, मेरे होने से किसको मतलब प्रॉफिट हो रहा है या किसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये वाला ना। किसी को बेनिफिट हो रहा है, किसी को हाँ हाँ। बेनिफिट नहीं हो रहा। वही ना। जी सर। सही मुझे सर। आगे बढ़ू, आगे है। हाँ मैं इसका बता रहा था बेटा, ये वाला क्वेश्चन शायद यूनिट 3 के अंदर आपके पास प्लेस वाला जो चैप्टर है, याद करो। डायरेक्ट डायरेक्ट फर्म टू कस्टमर, फर्म के बीच में फिर रिटेलर आता है, फिर कस्टमर आता है, चेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला जो चैप्टर था वो है ये। तो ये ओके। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1 यूज कर रहा है, यानी कि राहुल का बिजनेस सेलिंग डायरेक्टली टू मैन्युफैक्चरर। क्या लिखा भाई, ये कौन सा चैनल है? हाँ सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1 नहीं है, ये दूसरा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1 होती ना तो राहुल डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा होता, इसमें बीच में मैन्युफैक्चरर है। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो मैंने आपको दिया हुआ है, मिडिल मैन आ गया, कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन उसकी जिम्मेदारी होती है, ये सारी बातें बेटा उसके अंदर लिखी हुई है, सेव कॉस्ट सेव होती है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर आई। Do you think introduction of import tariffs is likely to have a greater effect than the introduction of import quotas on an exporting business? Justify your answer. Do you think the introduction of import tariff is likely to have a greater effect than the introduction of import quotas and on an exporting business? Justify your answer. बेटा आपको टैरिफ और कोटा का डिफरेंस बताना है। अगेन ये वाला यूनिट 6 मैंने नहीं करवाया है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। टैरिफ की आपने बेसिक डेफिनेशन देनी है, उसके बारे में बताना, टैक्स लगता है, आपकी प्राइस बढ़ेगी,
जिसकी वजह से आपकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड आपके पास कम होगी तो यार आपके पास सेल्स कम हो जाएंगी और आपके पास रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोटा के बारे में बता देना भाई, कोटा का मतलब होता है लिमिट लगा देना। जब लिमिट लगती है तो उससे भी बेटा अपने पास प्राइस बढ़ती है। लिमिट लगने की वजह से अपने पास सप्लाई कम हो जाती है, आपके पास वही वाली बात है, आपकी जो रेवेन्यू है सेल्स का वो गिर जाता है। ये बातें आपने बतानी है, ठीक है। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि यार प्राइस किस तरीके से, मैं अगर मेरे पर टैरिफ लग रहा है तो लॉजिकली मुझे अपनी कॉस्ट को कम रखना पड़ेगा ताकि मेरी प्राइस इतनी ज़्यादा ना बढ़े। तो फिर आपने एंड में जस्टिफिकेशन दे देनी है अपनी मर्जी से कि यार आप किसको लेके आना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। आप कोटा की बात कर लो या आप टैरिफ की बात कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उसने देखो पूछा हुआ है कि कौन सा दोनों में ज़्यादा इफेक्ट लेके आएगा ना, तो किसी एक की बात करना कि यार मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इफेक्ट लेके आएगा, ये ज़्यादा हार्मफुल है हमारे बिजनेस के लिए, तो ये रीज़न। क्लियर है? ठीक है, तो ये पेपर हमारा यहाँ पे एंड हो गया भाई। तो फिर क्लास आज की ऑफ करते हैं और ये पेपर अटेम्प्ट कर लो तो बेहतर है। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।